तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेट लॉ। मतलब एक बात थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर दें कि देखो चैप्टर जो हम लोग का चल रहा है वो चैप्टर चल रहा केमिकल काइनेटिक, ठीक है। केमिकल काइनेटिक न्यू चैप्टर है, चैप्टर 3 है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है, और फिजिकल केमिस्ट्री का ये बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। तो केमिकल काइनेटिक चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि केमिकल काइनेटिक होता क्या है। पहले तो ये डिस्कस किए थे केमिकल प्लस काइनेसिस। काइनेसिस दैट मीन्स मूवमेंट, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ केमिकल्स। तो मूवमेंट ऑफ केमिकल्स कहाँ? तो मूवमेंट ऑफ केमिकल्स इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर है ना? केमिकल रिएक्शन में केमिकल के मूवमेंट के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल का मूवमेंट होता है तो उसका मूवमेंट अलग अलग होता है, दैट मीन्स कि उसका स्पीड अलग अलग होता है। उस बेसिस पर हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। कुछ रिएक्शन होता है जो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, हम लोग एग्जाम्पल रस्टिंग वगैरह का देखे थे, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया हो गया, बहुत स्लो होता है। कुछ वेरी फास्ट होता है, प्रिसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट हम लोग देखे थे, BaSO4 का प्रिसिपिटेशन जो बहुत फास्ट होता है। कुछ मॉडरेट होता है जो कुछ घंटा से कुछ मिनट का समय लेता है, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क का एग्जाम्पल देखे थे हम लोग, दूध का दही में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल इस चैप्टर में डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग केमिकल के स्पीड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब रिएक्शन के स्पीड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कितना रिएक्टेंट कितने देर में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज हो रहा या टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज हो रहा। और ये बात हम लोग पिछले क्लास समझे थे कि जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा उतना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनता है ना, सिंपल सी बात है। अगर 2 मोल रिएक्टेंट कम हो गया दैट मीन्स कि 2 मोल प्रोडक्ट बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। क्लियर है? तो हम लोग रिएक्शन के स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक एक तरह से होगा, वैसे फर्स्ट टॉपिक तो लास्ट क्लास डिस्कस किए थे हम लोग, कौन सा? रेट ऑफ रिएक्शन ही डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा रेट लॉ। आज हम लोग का टॉपिक होगा रेट लॉ। आप हेडिंग देंगे रेट लॉ और सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the rate of chemical reaction is directly proportional to concentration of reactant raised by the power of their stoichiometry STOICHIOMETRY, their stoichiometry coefficient। देखो क्या बोल रहे हैं, सॉरी, एक तरह से इस लॉ को इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन भी बोला जा सकता है, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, वही रेट लॉ है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कंसंट्रेशन का ये इफेक्ट होगा कि इस लॉ के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। दैट मीन्स एक बात क्लियर है कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? जैसे सपोज कि अगर हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, हम कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें हम
A प्लस बी प्लस सी को मिला करके और हम कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बन रहा पता नहीं, वैसे भी हमको प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम एक रिएक्शन ले लिए जिसमें हम ए बी सी को मिला करके और कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A into concentration of B into concentration of C। अगर आपको जरा सा भी ध्यान में होगा तो यहां पर हम प्लस में लिखे हैं, बट यहां पर हम इनटू में लिख रहे हैं। ध्यान में है, लॉज ऑफ मास एक्शन में हम लोग ये बात कर चुके हैं पहले कि जब भी कंसंट्रेशन के टर्म में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को लिखा जाता है तो कंसंट्रेशन के टर्म में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को हमेशा मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखा जाता है। ठीक है, याद आ रहा है ना, इक्विलिब्रियम में पढ़े हुए हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है। अब वहां पर हम एक बात लिखवाए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड बाय द पावर ऑफ देयर स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट सर, व्हाट इज स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट? इसके आगे जो बैलेंसिंग के लिए लगा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे रिएक्शन में 1 2 लगाते हैं ना मोल्स बैलेंस करने के लिए, उसी मोल्स को कहा जाता है स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर के कंट्रोवर्सी है, मतलब थोड़ा उसको अलग तरीके से समझना है। तो हम यहाँ पर इसके आगे तो कुछ नहीं लिए हैं, बट हम इसके पावर में जरूर कुछ लेना चाहेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P ले लेते हैं, B टू द पावर Q ले लेते हैं और C टू द पावर R ले लेते हैं। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो हम इसके पावर में कुछ ना ले तो पावर भी 1 ही रहेगा। ठीक है, बट हम यहाँ पर P Q और R ले लिए। अब सर ये P Q और R क्या है? तो देखो यहाँ पर जो P Q R है, सबसे पहले जरा इसको प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, उसके बाद बताते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या कुछ खास नहीं होगा, क्या होगा, कांस्टेंट क्या आएगा और क्या। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P, B टू द पावर Q एंड C टू द पावर R। क्लियर है। यहाँ पर जो K है, इस K को हम लोग रेट लॉ कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको काइनेटिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्लियर है, काइनेटिक कांस्टेंट, स्पीड उस अकॉर्डिंग भी इसको बोल देते हैं। अब देखो ये जो P है यहाँ पर, वेयर P इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A, Q is order of reaction with respect to B, and R is order of reaction with respect to C, and P plus Q plus R is overall order of reaction। अब सर ये एक नया टर्म आप कहाँ से ला दिए? अभी तो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का बात कर रहे थे और एक नया टर्म आप ला दिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे होता क्या है कि सपोज हम इसके आगे कुछ भी नहीं लेते हैं तो 1 है 2 है जो भी है, मतलब वो कुछ नहीं है तो 1 ही है। हम लोग यहाँ पर जो बैलेंस करने के लिए लेते हैं ना, जैसे मान लो एक छोटा सा रिएक्शन हम ले ही लें ताकि तुमको नजर आए वैसा कुछ। सपोज कि हम N2 + 3H2 से 2NH3 बनाते हैं, यही है स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसी को स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। बट होता क्या है कि बाबू ये जो 3 2 कुछ नहीं है तो 1 ये सब जो लगाया गया ना, ये हम लोग IUPAC के रूल को फॉलो करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 मोल H2 दिख रहा है तो कंप्लीट पूरा का पूरा 3 मोल जो है वो रिएक्शन में एक बार में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 1:3 के रेशियो में ही चल रहा होगा। हो सकता है कि सब 1:1 के रेशियो में चल रहा हो। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, पिछले ही क्लास हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में देखे थे कि इसको 1 के रिस्पेक्ट में ले रहे थे तो इसको भी 1 के रिस्पेक्ट में ले रहे थे। इसका अगर 1 मोल लिए
तो इसका भी हम 1/3 मोल ले लिए, मतलब उसको भी 1 ही लेके चल रहे थे, देख रहे थे ना। तो ये पॉसिबल है कि हम सबको 1:1:1 के रिस्पेक्ट में लेकर चले जाएं, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, समझ गए बात को। तो यहाँ जो आगे आपको दिख रहा ना, ये है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, बट एक्चुअल में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जरा मीनिंग समझो। होता क्या है, हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है, हो सकता है कि ये केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन ना हो, मे बी कि वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन हो। हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि वो सिंगल स्टेप ही रिएक्शन हो, बट मे बी कि वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन हो। तो एक बात समझना, जब रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है तो उसमें एक ऐसा स्टेप होता है जिस स्टेप को कहा जाता है RDS। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। RDS इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, मोर देन 1 स्टेप में हो रहा है, तो उसमें कोई एक स्टेप ऐसा होता है जिसको RDS कहा जाता है, जो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है। सर RDS कौन होता है? अगर 3 स्टेप में सपोज की रिएक्शन है तो उन तीनों स्टेप में RDS कौन सा होगा? तो उन तीनों स्टेप में RDS वो होगा जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा। किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, उस सबसे स्लोवेस्ट स्टेप को क्या कहा जाता है? उस सबसे स्लोवेस्ट स्टेप को कहा जाता है RDS। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है? अब सर स्लोवेस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोलते हैं? सर उसमें एक से एक फास्ट स्टेप होगा, ऐसा होगा कोई रिएक्शन तुरंत रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गया और कोई बिल्कुल स्लो हो रहा, तो आप स्लोवेस्ट को RDS क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्या है कि जो स्लो वाला है वो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कर रहा? तो बात ऐसा है कि स्लो वाला ही ना रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करेगा कि कितने देर में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या कितने देर में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा, ओवरऑल रिएक्शन कितने देर में कंप्लीट हो रहा, ये तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा ना, जो सबसे स्लो है। सबसे फास्ट वाला के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? उसको तो होना था, हो गया, ठीक है, वो तो तुरंत हो गया। ऐसा समझो, सपोज कि हम तुमको एक गेम खिलाते हैं, ठीक है, हम 3-3 बच्चा का ग्रुप बनाते हैं और हम बोलते हैं कि 3-3 बच्चा का ग्रुप जो है वो यहाँ से दौड़ के 100 मीटर जाएगा, ठीक है। जो ग्रुप पहले पहुँचेगा उस ग्रुप को विनर माना जाएगा, ठीक है। फिर हम उसको उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में अपने बिल से खाना खिलाएंगे, ठीक है। हाँ, मस्त एकदम सारा बच्चा एकदम दांत पिजा के पहुँच गया सुबह सुबह, ठीक है, चलो भाई रेस है आज, ठीक है। 3-3 बच्चा का ग्रुप मिल गया, तीनों आपस में बात कर रहे थे, तुरंत पहुँच जाना है, ठीक है। इसके बाद तो मस्त रेस्टोरेंट में चलना है, सर को आज यहाँ ले जाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, मेन्यू तैयार करके लाया है, ठीक है। हुआ क्या, 3-3 बच्चा का सेट एकदम दौड़ना चालू हुआ। कोई एक ऐसा सेट था जिसमें से 2 बच्चा तुरंत दौड़ के 100 मीटर पहुंच गया, ठीक है, लाजवाब भूखड़ एकदम तुरंत पहुंच गया 100 मीटर, ठीक है। लेकिन उसमें कोई एक बच्चा ऐसा था जो आराम से दौड़ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो लोग पहुंच गया तो पहुंच गया। अब जो दो पहुंच गया उसको बुला रहा, अभी आ जल्दी, क्या कर रहा है तू, हरवाएगा तू, ठीक है, लेकिन वो एकदम आराम से चल रहा है, ठीक है। तो बात ऐसा है कि तुम 2 तो पहले पहुंच गया है, लेकिन क्या तुम्हारे ग्रुप को विनर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तुम्हारे ग्रुप को विनर तब माना जाएगा जब वो तीसरा भी पहुंच जाएगा। मतलब तुम्हारा जीतना किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? वो थर्ड वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ना? और थर्ड वाला सबसे स्लो है। क्लियर है ना? तो अगर आप 30 सेकेंड में पहुंच गए थे, 30 सेकेंड खैर बहुत कम बोल दिए, फिर हाँ 100 मीटर तो पहुंच जाएगा। 100 मीटर होता कितना हो, तो बहुत कम समय पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मान लो अगर तुम 9-10 सेकेंड में पहुंच गया था, ठीक है, लेकिन अगला जो था वो 50 सेकेंड ले लिया जाने में, तो ओवरऑल तुम्हारे ग्रुप के लिए कितना टाइम कंसीडर किया जाएगा? 50 सेकेंड बोला जाएगा ना भाई कि ये ग्रुप जो है वो 50 सेकेंड में पहुंचा। मतलब तुम्हारा जो विनिंग है, तुम्हारा जो ओवरऑल टाइम है, वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जो सबसे स्लो है। इसी तरह से रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप में होगा तो उस मल्टीपल स्टेप वाले रिएक्शन में कोई एक स्टेप ऐसा होता है जो सबसे स्लो होता है, और जो सबसे स्लो होता है वही रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है कि रिएक्शन कितना देर में कंप्लीट होगा। क्योंकि फास्ट वाला को तो होना ही था, तुरंत हो गया। जो बच्चा को दौड़ के जाना था वो तो तुरंत पहुंच ही गया था। समझ गए बात को ना? तो रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है। तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उस सबसे स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग क्या कहेंगे? RDS कहेंगे।
RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, समझ गए बात को। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ध्यान से सुनो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितना रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में RDS में जितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है वही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसी को बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ही होता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट इन RDS ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के RDS में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये 0 से 3 तक के बीच में जाता है, हाँ, निगेटिव नहीं जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम यहाँ पर लिखे हैं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम आपको डिटेल में आगे चल के भी बताएंगे, लेकिन सॉरी आज थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा, कोई बात नहीं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम आपको इतना लिखवा दें, और 2-3 मेडिसिन खाते खाते इतना पानी पीना पड़ गया ना, हर मेडिसिन के बाद थोड़ा सा पानी पानी से भर गया है, ठीक है। देखो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ molecules take part in RDS of reaction। समझ गए बात को ना। और ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, यह थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि जितना दिख रहा सर इसके आगे 3 दिखा सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो गया, ऐसा नहीं, वो कैलकुलेट किया जाएगा। कोई गारंटी नहीं कि जितना दिख रहा उतना होगा, क्योंकि कोई गारंटी तो नहीं है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यही RDS है, ठीक है। तो इसलिए उसको कैलकुलेट करने का हमको मेथड दिया जाएगा, ठीक है। 3 मेथड है हमारे पास ऑर्डर कैलकुलेट करने का। एक है इनिशियल रेट लॉ मेथड, मतलब इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा ग्राफिकल मेथड, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, उसमें कुछ इंटीग्रेशन का भी यूज आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मेथड है। एक काम करें, पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये लिख लो, इसके बाद ये लिख लो। ये नहीं, ये तो ऐसे लिखे थे हम, नहीं वो तो ऐसे, तो RDS मतलब यहाँ बता दिए, लिख लो। चलो, तो अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Methods to calculate order of reaction। देखो बाबू, अब ये जो टॉपिक स्टार्ट होगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट पढ़ेंगे मेथड, हमारे पास टोटल 3 मेथड होगा। पहला मेथड है इनिशियल रेट लॉ मेथड, दूसरा मेथड होगा ग्राफिकल मेथड, जो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ना ही पड़ेगा। ग्राफिकल मेथड के बाद तीसरा होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इसमें हाँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इसमें लोग सबसे पहले अभी स्टार्ट करेंगे इनिशियल रेट लॉ मेथड। और इनिशियल रेट लॉ मेथड जो है ना, इसमें देखो नाम है रेट लॉ, अभी पढ़े हम लोग, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें जो ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन by using expression of रेट लॉ। अभी जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन देखे थे हम लोग, उस रेट लॉ के एक्सप्रेशन को यूज करके हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके लिए करना क्या होगा, तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन तो देख लिए हम लोग, अभी ABC के रिस्पेक्ट में जो एक्सप्रेशन लिए थे वही फॉलो करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे।
तभी ये समझ में आएगा। थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, टेक्निक लगाना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन है मेरे सामने पड़ा हुआ है कि कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड वैल्यू ऑफ rate constant for the following reaction. For the following reaction, और इस रिएक्शन में है कि हम A से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और इसमें हमको दिया हुआ है A का कंसंट्रेशन और साथ में दिया हुआ है रेट इन टर्म ऑफ मोल पर लीटर पर मिनट। जब ए का कंसंट्रेशन 2m है तो जो रेट है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻5 है। यूनिट यही वाला एक ही बार लिख दिए हैं। और जब इसका कंसंट्रेशन 4m है तो जो रेट है वो 2.4 इंटू 10⁻⁻5 है। ध्यान देना। अब देखो, पहले समझ लो फिर लिखना। आपके सामने ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालना है और वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट मतलब के भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एक बहुत इजी क्वेश्चन लिए, मतलब एज ए एग्जाम्पल लिए समझाने के लिए। धीरे धीरे हम इसका लेवल को ऊपर लेते चले जाएंगे। आपको ये ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और आपको ये रेट दिया हुआ है। रिएक्शन आपके सामने है, ए से प्रोडक्ट बन रहा। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे रेट लॉ का एक्सप्रेशन? यहाँ सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जगह नहीं है। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रिएक्शन क्या है, ए से प्रोडक्ट बन रहा, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा, होगा ना। तो हम ऐसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी, क्योंकि हमको वही कैलकुलेट करना है, वो ऑर्डर ही तो कैलकुलेट करना है। और पी की वार को ही हम लोग ऑर्डर कंसीडर करके चले हैं। समझ गए बात को? मतलब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो, हटा के ही हमको लिखना चाहिए था। आप हटा के ही लिखना, क्योंकि आपको लॉ नहीं लिखना, आपको एक्सप्रेशन लिखना है। तो इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर क्या हो जाएगा, पी। ध्यान देना, इधर एक बार सीख लोगे इजी हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर पी। हमारे पास ए बी सी था तो हम इंटू बी का पावर क्यू, सी का पावर आर भी लिए थे साथ में, ठीक है। बट फिलहाल सिर्फ ए है तो ए का पावर पी ले लिए। इसके आगे कुछ नहीं है तो हम पी कंसीडर करके चलेंगे और वही हमको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना है। अब देखो, ध्यान देना, इस एक्सप्रेशन पर इस वैल्यू को फिट कीजिए, उस एक्सप्रेशन पर इस वैल्यू को बैठाइए। आपको यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। जब रेट ऑफ रिएक्शन ये इसके इक्वल है, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन 1.2 इंटू 10⁻⁻5 है तो इज इक्वल टू के इंटू ए का कंसंट्रेशन कितना है, 2 का पावर पी। देखो ध्यान से, है कि नहीं? रेट ऑफ रिएक्शन का जगह रेट ऑफ रिएक्शन रख दिए, के का जगह के है और ए का कंसंट्रेशन कितना है, 2 है। पावर में हम पी लेके चल रहे हैं, समझ गए? इसके बाद जब रेट ऑफ रिएक्शन 2.4 इंटू 10⁻⁻5 है तो K इंटू कंसंट्रेशन कितना है, 4 टू द पावर P। Q मत कर देना, ठीक है, सिर्फ कंसंट्रेशन बदल रहा। वो Q तब होगा जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट रहेगा तो उसके पावर में Q R S T को जो करना होगा करते रहेंगे। समझ गए बात को? अब कुछ मत करो, इसको ले लो इक्वेशन 1 और इसको ले लो इक्वेशन 2। यहाँ तक तो रेट लॉ फॉलो हुआ, लेकिन इसके बाद अब हिट एंड ट्रायल फॉलो करना है। हिट एंड ट्रायल मतलब तुमको ये सोचना है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। हालांकि मल्टीप्लाई का कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, डिवाइड ही करना है। किसको किससे डिवाइड करें कि हमको पी का वैल्यू मिल जाए इजीली, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहला केस तुमको क्लियर करते चलते हैं बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। ध्यान देना, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, ठीक है। ये डबल स्टैंड हटा लीजिए, हाँ। ऐसे ये सिंगल स्टैंड, ये डबल स्टैंड, तो आप लोग ऐसे ऐसे क्यूट लगते हैं बट फिर भी नींद आने लगेगा, ठीक है, हाँ।
देखो, तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो इक्वेशन 2/1 को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान देना, लिख नहीं रहे, डायरेक्ट जो कटेगा उसको यहीं काट के इमेजिन करके उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। देखो ये 10⁻⁻5 और 10⁻�5 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, इस साइड लेफ्ट साइड हमारे पास बच जाएगा 2 बचेगा, 2.4/1.2, क्लियर है ना। बाकी इधर तो कट गया, ये k कैंसिल हो गया आपका, और अपोजिट साइड में क्या बच गया, 4/2 बचा, और होल का पावर हम क्या ले लेते हैं, p ले सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा, कट के क्या आ गया 2, और ये भी कट के क्या आ गया 2 का पावर p। अब देखो बेस सेम है, तो जब बेस सेम है पावर भी क्या होगा, सेम होगा, कुछ नहीं है तो 2 का पावर 1 है, और बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, मतलब p का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया, वेरी सिंपल, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डेट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कहीं कहीं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक ऐसे लिखा हुआ रहता है, बात बराबर है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कुछ खास तो है नहीं, समझ में आ गया। हाँ, अब ये छोटा सा हम केस लिए थे, बड़ा भी मिलेगा बट करना वही है जो हम किए हैं, छोटा हो या बड़ा हो। अब जैसे देखो, अब ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकला, साथ में तुमको क्या कैलकुलेट करना था, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, के भी कैलकुलेट करना है। तो अब एक काम करो, ये पी का वैल्यू को तुम किसी इक्वेशन में रख दो, आएगा वही, तुम किसी में रखो, ठीक है। तो हम इसको रख देते किस में, 1 में रख देते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या होगा सर, 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के इंटू 2 का पावर 1, क्योंकि p का वैल्यू 1 आया ना, तो 2 का पावर 1, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.6 इंटू 10⁻⁻5। हाँ, यूनिट हमारा दिया हुआ था वहाँ पे। अच्छा, वैसे यूनिट तो इसका निकालना पड़ेगा, इसका यूनिट तो ये नहीं होगा ना। देखो, इसका यूनिट का भी बहुत मैटर करता है, ये बात ध्यान में रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यूनिट का मैटर होता है भाई, आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। तो यूनिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट था तुम्हारा इस साइड मोल पर लीटर और पर मिनट, और ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन तो हम लोग बाय डिफॉल्ट मोलरिटी ही लेके चलते हैं। तो बाबू ये मोल पर लीटर और मोल पर लीटर कट गया, मतलब इसका यूनिट क्या हो गया, ये पर मिनट था, इसका यूनिट हो गया पर मिनट। समझ गए बात को। अब तुम ध्यान में रख लेना कि तुमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जहाँ में मिलेगा वहाँ के का यूनिट क्या हो जाएगा, पर मिनट हो जाएगा। चलेगा, क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं और बेटर क्लियर होगा, नोट करो इसको। चलो एक फिर से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ये सब कुछ मिटाते हैं हम। देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। और तुमको इसमें कुछ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इस बार ए और बी दोनों है, कंसंट्रेशन ऑफ ए भी है, कंसंट्रेशन ऑफ बी भी है, और साथ में ना रेट है, रेट सी भी नहीं है। मोल पर लीटर पर मिनट में ले लेते हैं फिर से, ठीक है। ए का कंसंट्रेशन तुम्हारा 339 है, 339, ज़्यादा नीचे लिखेंगे ना इसमें कट जाएगा, आएगा नहीं, यहाँ के बाद है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा इसको हम सेट कर दें तो नीचे का दिख जाएगा सबको, हाँ अब दिख रहा। तो ये 339 है कंसंट्रेशन इसका, एम में है, मोल पर लीटर में। इसका 4, 8 और 4 है अलग अलग टाइम पर। तो ए का कंसंट्रेशन जब 3 और बी का 4 है तो रेट है 1.2 इंटू 10⁻⁻6। इसके बाद है रेट तुम्हारा 2.4 इंटू 10⁻⁻6। उसके बाद है 3.6 इंटू 10⁻⁻6।
ये भी हम उसी के जैसा एक इजी लेवल का क्वेश्चन ही लेकर चले हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे, रेट एक्सप्रेशन लिखोगे, लिख दें। देखो इस रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे, ज़्यादा ऊपर हो गया, इस रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्यू, यही ना लिखोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो अलग अलग रेट है तुम्हारे पास, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू के इंटू ए है 3 का पावर p और b है तुम्हारा 4 टू द पावर q, 3 4 है। फिर जब a का कंसंट्रेशन 2.4 इंटू 10 टू द पावर -6 है तो k इंटू a का कंसंट्रेशन है 3 टू द पावर p और b का कंसंट्रेशन है 8 टू द पावर q। फिर जब रेट तुम्हारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 है तो k इंटू ए का कंसंट्रेशन है 9 टू द पावर p और b का कंसंट्रेशन है 4 टू द पावर q, ठीक है। चलेगा, क्लियर है इतना। अब क्या करें, इसको इक्वेशन ले लें, ये इक्वेशन 1, ये नहीं नीचे वाला, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखो तुमको इसमें ऐसा दिमाग लगाना है कि एक बार पूरा p कैंसिल हो जाए q आ जाए और एक बार पूरा q कैंसिल हो जाए p आ जाए। चलो पहले p निकालते हैं, बोलो जरा किसको किसको डिवाइड मारें कि q पूरा कैंसिल हो जाए। इक्वेशन 3/1 करें ना, अगर हम इक्वेशन 3/1 करते हैं, अब यहाँ लिख नहीं रहे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 3/1, समझ रहे हो ना। तो इक्वेशन 3/1 करते तो क्या बचे, क्या मिलेगा हमको, ये देखो पहले इस साइड आओ, ये पावर कैंसिल हो गया, 3.6/1.2 मिला ना, इज इक्वल टू इधर क्या k और k कैंसिल हो गया, ये 4 टू द पावर q और 4 टू द पावर q पूरा कैंसिल हो गया, बच क्या गया, बच गया सर 9/3 का पावर p, क्लियर है ना। ये भी तुम्हारा 3 आ गया और ये भी 3 का पावर p आ गया, मतलब यहाँ भी p का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ये भी फर्स्ट ऑर्डर हो गया, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर इस बार नहीं होगा क्योंकि q निकालना बाकी है। ये विथ रिस्पेक्ट टू a ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, अब विथ रिस्पेक्ट टू b निकाल लें। अब ऐसा करें कि p कैंसिल हो जाए q निकल जाए, तो इक्वेशन 2/1 कर देते हैं क्या। तो जब हम इक्वेशन 2/1 करेंगे तो क्या क्या कटेगा, ये पावर कटेगा, बचेगा क्या 2.4/1.2 इज इक्वल टू, इधर ये पूरा कैंसिल, k कैंसिल, 3 टू द पावर p कैंसिल, तो 8/4 टू द पावर q, ये हो गया 2, ये भी हो गया 2 का पावर q, कुछ नहीं है तो 1, तो q का वैल्यू आ गया 1। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is 1, order of reaction with respect to B is 1, overall order of reaction is 1 + 1 2। मतलब जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि उस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 2 आएगा। समझ गए बात को, क्लियर हुआ। तो ये भी इजी ही क्वेश्चन था, ये भी टफ नहीं था, लेकिन इसमें कभी कभी उलझाया जाता है। लिखो जरा, अब क्वेश्चन का हम लेवल लेके आएंगे धीरे धीरे। देखो k वाला वैल्यू रह गया, वो भी निकाल लें। किस में, इक्वेशन 1 में रख दें, किसी में भी रखोगे ना आएगा वही। इक्वेशन 1 में रखोगे 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू k इंटू 3 का पावर 1 एंड 4 का पावर 1, मतलब 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू k इंटू 12। तो भाई ये 12 से कट गया कितने बार में, 0.1 टाइम्स में, तो ये बच गया 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6, क्लियर है। और इसका ऑर्डर निकाल लोगे, ये यूनिट निकाल लोगे, यूनिट क्या बचेगा, देखो इस साइड तुम्हारे पास मोल पर लीटर था, इधर मोल पर लीटर का स्क्वायर था क्योंकि 2 था, ठीक है। तो इस साइड हमारे पास था मोल पर लीटर पर मिनट और इस साइड हमारे पास था मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर था, 1 से 1 तो कट गया, ठीक है।
तो बच गया तुम्हारा ये मोल पर लीटर इधर आ जाएगा, तो पर मोल लीटर पर मिनट, थोड़ा उल्टा पुल्टा आएगा, निकाल के देख लेना, वही आएगा और वैल्यू ये आएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। Calculate order of reaction for following reaction। इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। रिएक्शन बहुत छोटा है, ए से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और इसमें आपको गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ ए और साथ में आपको गिवन है रेट इन मोल पर लीटर पर मिनट। ए का कंसंट्रेशन जब 3.2 है तो रेट है 6 इंटू 10⁻³ और जब ए का कंसंट्रेशन 6.4 है तो रेट है 8.4 इंटू 10⁻³ आपको इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ कैलकुलेट करना है। लग जाइए। ये हो गया ना लिखा हुआ? कौन सा? हाँ 8.4 है। नहीं बना। देखो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन इसका हम लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी, और ए ही है सिर्फ। तो रेट जब 6 इंटू 10⁻³ है तो ए का कंसनट्रेशन कितना है 3.2 टू द पावर पी। हाँ ध्यान दो इधर, बन जाएगा, देखते हैं। जब 8.4 है तो k इंटू कंसनट्रेशन कितना है 6.4 टू द पावर p। इक्वेशन 1 ले लो और इक्वेशन 2 ले लो। अब बात ऐसा है कि कुछ कर भी क्या सकते हैं, इक्वेशन 2/1 करते हैं और क्या करेंगे। तो जब हम यहाँ नीचे, हाँ है जगह, कर सकते हैं। देखो इक्वेशन 2/1 करेंगे, क्या क्या कटेगा, k कटेगा, 10 का पावर ये कट जाएगा, इस तरफ बच गया हमारा 8.4/6 और इधर बच गया 6.4/3.2 का पावर p। ये तो डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, और इधर 8.4/6 कितना आ रहा 1.4 आ रहा एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ ठीक है 1.4 आ रहा, और दूसरी तरफ 1.4 का पावर तो कुछ है नहीं, इधर दूसरी तरफ आ रहा हमारा 2 का पावर क्या आ रहा p। अब बात ऐसा है कि 1.4 को हम पावर के सिमिलर कैसे करें, मतलब बेस तो सेव हुआ नहीं तो ऑर्डर निकालेंगे कहाँ से, बेस को सिमिलर तो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो देखो जो 1.4 होता है सिमिलरली इक्वल टू ये √2 का वैल्यू है। √2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है ना, तो 1.4 को सिमिलरली इक्वल टू हम √2 का वैल्यू मान लिए। तो हम इस 1.4 को क्या लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू 2 का पावर p, चलेगा ना। और जब √2 लिख सकते हैं तो 2 का पावर हाफ हो गया, इज इक्वल टू 2 का पावर p इज इक्वल टू हाफ आ गया। हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, क्या फर्क पड़ता है, हम बोले ना 0 से 3 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका हाफ हो गया। चीटिंग है अच्छा, हाँ तो सोचना नहीं पड़ेगा, हर बार वैसे सीधा सीधा मिलेगा। अब आप काट दिए 1 3 इक्वल आ गया, पावर सेम आ गया। ठीक है, सोचना पड़ेगा, सोल्व करो। अब एक इसी टाइप का 1-2 दे देते हैं, तो दिमाग पर जोर डालोगे तो बन जाएगा।
देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। देखो जब रेट है 2.1, जब कंसंट्रेशन 2.1 है तो रेट 2 × 10⁻⁻6 है, और जब कंसंट्रेशन 6.3 है तो रेट 10.2 × 10⁻⁻6 है। इस बार उम्मीद करते हैं आप लोग बना लीजिएगा। बनाइए। देखो हम बताते हैं, बना तो अच्छा बात है, नहीं बना तो भी देख लें। जैसे सबसे पहले तो रेट एक्सप्रेशन लिखे इसका हम, तो रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो सर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी, यही लेकर चलेंगे। तो रेट हमारे पास 2.6 × 10⁻⁻6 है, तो के इंटू ए का कंसंट्रेशन है 2.1 टू द पावर पी, और जब रेट 10.2 × 10⁻⁻6 है तो के इंटू ए का कंसंट्रेशन कितना 6.3 टू द पावर पी। अब इक्वेशन तो दो ही बन रहा, तो कोई दूसरा उपाय बचा नहीं कि बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, ठीक है। जब 2/1 को हम डिवाइड किए तो पता चला ये पावर हो गया कैंसिल, ये के से के हो गया कैंसिल, इधर बच गया हमारा क्या 10.2/2.6 इज इक्वल टू, दूसरे साइड क्या बच गया 2.1 है ये वाला, वो अच्छा हाँ वहाँ 1 लिखा हुआ, यहाँ हम 6 लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम और उलझा देते, बताओ। तो 2.1 इज इक्वल टू, इधर बच गया क्या हमारा 6.3/2.1 का पावर पी। ध्यान देना, अब यहीं के बाद तुमको मेन ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ तक तो सब कुछ पहुँच गया होगा। 10.2 है तो 2.1 ना, अच्छा यहाँ 2 है, तो कहाँ 2.3 करवा दिया था तुम लोग हमसे, हट। अच्छा 2.6 कर दिए थे, तो बोला तुम लोग 2.1 होगा 2.6, हम भी देखे नहीं, सब सामने पड़ा हुआ है। एक्चुअली थोड़ा डिस्टेंस कम है ना, 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए था तो क्लियर दिखता। चलो यहाँ तो अब देखो, हाँ ये कहाँ 2 था, 2 किस, इसको 2 करना है, हाँ। तो भाई 10.2 बाई, देखो ध्यान देना, यहीं से तुमको मेन समझना है, ये कितना आ गया, ये आ गया 5.1 इज इक्वल टू 3 का पावर पी। बाबू देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि 5.1, जैसे इसके पहले हम रूट बोल दिए थे, तो रूट का वैल्यू तुम निकाला, पता चल गया अच्छा 1.4 जो होता है सिमिलरली इक्वल टू √2 होता है। अब भाई 5.1 किसका रूट होता है, किसी का नहीं होता है, √27। अब तुमको इतना याद रहेगा 27 का रूट, बोलो निकाल लिया हाथ से, मोबाइल से, कैलकुलेटर से, हाँ। तो भाई √27 का वैल्यू याद रहेगा तब ना, ठीक है। तो कुछ इजी वे में कोशिश करेंगे ना करने का, और क्यों हर बार तुमको कैलकुलेटर तो थोड़ा मिलेगा। तो इस देखो एक सिंपल सी बात है, हम 5.1 है ना, 5.1 मतलब 51, 17 3 जा 51, मतलब हम 1.7 × 3 इज इक्वल टू 3 का पावर पी कर सकते हैं। और भाई √3 का वैल्यू होता है सिमिलरली इक्वल टू 1.7, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × 3 इज इक्वल टू 3 का पावर पी। ध्यान देना, √3 मतलब 3 का पावर 1/2 इंटू कुछ नहीं तो 3 का पावर 1 इज इक्वल टू 3 का पावर पी। तो ये क्या हो गया 3 का पावर 3/2, समझ रहे हो ना, 1/2 + 1, तो 3/2 इज इक्वल टू 3 का पावर पी। तो पी इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2 आ गया, और क्या 1.5 ऑर्डर हो गया, 1.5 ऑर्डर रिएक्शन है मतलब 1.5 ऑर्डर 3/2 ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझ गया ना। तो क्या कोई दिक्कत था इसमें? बस बता देने के बाद तो तुरंत क्लियर हो जाता है लेकिन खुद से भी समझ में आना चाहिए, तब क्वेश्चन बनेगा। चलो ये सब क्वेश्चन का खूबसूरती है, तरीका आसान होता है तो जो डेटा रहता है वो टफ दे दिया जाता है, और अगर डेटा मतलब बनाने का आसान है तो तरीका हार्ड रहता है। सब
ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो बाबू ध्यान देना, इधर हमारे पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी प्लस सी, प्रोडक्ट बन रहा, और ए बी सी का कंसंट्रेशन और रेट, बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू दिया हुआ है। हाँ बातचीत नहीं बाबू, ध्यान दो इधर। सचिन सहवाग बाद में करना। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला काम तो करें कि रेट लिखें इसका। टोटल इक्वेशन कितना बनेगा, 4। ज़्यादा ऊपर लगता लिख दिया, हाँ ठीक है। देखते चलो, थोड़ा इक्वेशन लंबा बन रहा। देखो अब ये तुम्हारे पास 4 इक्वेशन बना, थोड़ा टेढ़ा लिखा गया, कोई बात नहीं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अब तुमको करना क्या है, तो तुमको निकालना है ऑर्डर किसके किसके रिस्पेक्ट में, तो सर P, Q और R के रिस्पेक्ट में निकलेगा ना। सबसे पहले हम P के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो बताओ जरा P के रिस्पेक्ट में ऐसा किसको किसको डिवाइड करे कि मैक्सिमम चीज़ें कैंसिल हो जाए, Q और R पूरा कैंसिल हो जाए। देखो हाँ P निकालना है। इक्वेशन 4/1, तो जब इक्वेशन 4/1 करेंगे क्या बचेगा, इक्वेशन 4/1 करेंगे तो हमको क्या बचेगा, देखो इस साइड बच जाएगा हमारा 11.7/1.3, इधर वही ना बचेगा, और इधर क्या बच जाएगा, ये पूरा कैंसिल, तो बच गया 6/2 का पावर P। तो 1.3 से 11.7 को डिवाइड करोगे तो कितना बार में कटेगा, 9 टाइम्स में। हाँ 13 9 जा 117, तो ये आ गया तुम्हारा 9 इज इक्वल टू 3 का पावर P। समझ गए बात को। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का पावर P, मतलब P का वैल्यू कितना आ गया, 2। P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, चलेगा। अब Q निकालना है, किसको किसको डिवाइड करेंगे, Q निकल जाए बताओ जरा, P पूरा कैंसिल हो जाए।
और R भी पूरा कैंसिल हो जाए। 2/1 करते हैं ना, तो जब इक्वेशन 2/1 करेंगे तो 2/1 करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बचेगा 2.6/1.3, ठीक है। इसके बाद दूसरे साइड क्या बचेगा, 6/3 का पावर Q, तो ये आ गया तुम्हारा कितना, ये 2 आ गया, इधर भी 2 का पावर आ गया Q, तो Q का वैल्यू कितना आ गया 1, Q का वैल्यू आ गया 1। अब एक बात समझो बाबू, ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है, P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ गया, Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब तक कितना हो गया 3। हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि 3 से ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता ही नहीं है। तो सर P और Q के रिस्पेक्ट में निकाल दिए, तो फिर R को इग्नोर कैसे करेंगे, आखिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल 3 आ गया, फिर भी अभी एक बाकी है हमारा, तो ये तो 3 से प्लस हो जाएगा फिर, और 3 से ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना नहीं चाहिए। बात ऐसा है ना, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ध्यान दो, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरह का तुम्हारा ऑलरेडी 3 आ गया, इसका ये मतलब है कि अब जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो तुम निकालने वाले हो उस ऑर्डर के ऊपर, उस मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। उस तरह के मॉलिक्यूल को कहा जाता है स्यूडो मॉलिक्यूल, जिसका रिएक्शन में प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है, रिएक्शन में रहना जरूरी है, लेकिन रिएक्शन का रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब जैसे देखो, अब तुम R पे आओ, यहां देखो A का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ध्यान देना, C का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, B का इंक्रीज कर रहा, तो रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब यहां रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किसके ऊपर किया, B के ऊपर किया ना। 2 का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ध्यान देना, A का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, C का कंसंट्रेशन बढ़ा, रेट बढ़ा नहीं बढ़ा, रेट तो बढ़ना चाहिए था। कोई भी कंसंट्रेशन चेंज होगा तो रेट में तो चेंजिंग आएगा, ठीक है। जब A का कांस्टेंट था, C का कांस्टेंट था, B का इंक्रीज हुआ तो रेट इंक्रीज कर गया, मतलब ये रेट कंसंट्रेशन और B के ऊपर डिपेंड किया, समझे ना। A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, C बढ़ रहा तो भाई रेट बढ़ना चाहिए था, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर जब A बढ़ रहा तो रेट तो बढ़ रहा, ठीक है ना। दैट मीन्स ये कि C के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ C के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा। ध्यान दे रहे हो क्या बोल रहे हैं, C के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा, नहीं कर रहा। C का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ लेकिन रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था सर, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बट C के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं किया, दैट मीन्स कि C एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन में है लेकिन उसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को कहा जाता है स्यूडो मॉलिक्यूल। मतलब यहां जो C है, हियर C इज स्यूडो मॉलिक्यूल। समझ गए बात को। और स्यूडो मॉलिक्यूल क्या होता है, तो स्यूडो मॉलिक्यूल इज दैट मॉलिक्यूल विच प्रेजेंस इज नेसेसरी इन रिएक्शन। ये अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है ना। विच प्रेजेंस इज नेसेसरी इन रिएक्शन बट रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्यूडो मॉलिक्यूल। स्यूडो मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका रिएक्शन में रहना जरूरी है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन का रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए बात को। तो ऐसा कहीं भी आए केस तो एक बार आपको देख लेना है, जब बहुत सारा रहे तो, कि ओवरऑल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 3 आ गया तो बाकी के मॉलिक्यूल स्यूडो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये सब पता है स्यूडो मॉलिक्यूल जनरली कौन होता है, जिसको हम लोग एक्सेस क्वांटिटी में ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हम एसिटिक एसिड लेते हैं और इस एसिटिक एसिड का हम वाटर के साथ में रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सेस क्वांटिटी में वाटर लेते हैं और उसमें कोई एसिड या कोई बेस डाल देते हैं, ठीक है। अब वो एसिड बेस सॉल्ट जो भी है वाटर में क्या हो गया, टूट गया। अब वाटर हम कम लेते तो भी ब्रेक कर जाता, वाटर हम ज़्यादा लिए तब भी ब्रेक कर गया, मतलब वो वाटर के क्वांटिटी के ऊपर उसका डिसोसिएशन डिपेंड नहीं कर रहा। तो वैसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो स्यूडो मॉलिक्यूल होता है। समझ गए बात को। तो यहाँ पर C कैसा मॉलिक्यूल है, स्यूडो मॉलिक्यूल है। डेफिनेशन लिख लोगे खुद से, यही लिख लेना कि द मॉलिक्यूल विच प्रेजेंस इज नेसेसरी इन रिएक्शन बट रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन दैट मॉलिक्यूल। चलेगा, क्लियर है। तो इसको नोट कर लो। और इनिशियल रेट लॉ मेथड हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब जो हमारा मेथड बचा है वो नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि एनसीईआरटी में वो नहीं है, तो बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट कम है।
लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम आपको ऐसा समझाएंगे कि एक बार में समझ में आ जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो अगली क्लास मतलब कि कल हम लोग ग्राफिकल मेथड से कंटिन्यू रखेंगे। आज का सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। निकलेगा क्यों नहीं, के का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख के निकाल लेंगे। आर का नहीं, जीरो मानेंगे, वहाँ जीरो मान लेंगे। हाँ, उसका पावर जीरो हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, तो पी और क्यू के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, और क्या। ठीक है बाबू, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास। और ग्राफिकल मेथड आप लोग जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो उनको एक बात हम बताते चलें कि ऑफलाइन क्लास में बच्चा लोग को पढ़ाने का ये रिकॉर्डिंग है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है ना, वो रिकॉर्डेड लेक्चर एक होता है यूट्यूब के लिए स्पेशल बनाना। हम खड़ा होकर सब कुछ समझा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक्टिंग हमको अच्छा नहीं लगता है। क्लासरूम का रिकॉर्डिंग है, क्लासरूम का रिकॉर्डिंग आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। घर पे भी बैठ के देखिएगा तो क्लासरूम वाला फीलिंग आएगा, क्योंकि क्लासरूम में बच्चों से बातचीत करते हुए रिकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो आगे का लेक्चर भी कंटिन्यू अपलोड होगा, मिलता है नेक्स्ट क्लास हम लोग।